नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं प्रभा खेतान जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास छिन्नमस्ता के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। आज मैं छिन्नमस्ता उपन्यास का सारांश आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उपन्यास का सारांश बताने से पहले आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं। ये छिन्नमस्ता पुस्तक का कवर पेज है। आइए बात करते हैं इस उपन्यास के बारे में। इस उपन्यास की नायिका है प्रिया, जो कि सारी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन सभी स्त्रियों का जो समाज में कुछ करना चाहती हैं, अपने जीवन का एक ध्येय लेकर चलती हैं, जो अपने जीवन में तरक्की ना सिर्फ अपने पति या परिवार के लिए जीना चाहती हैं, बल्कि कुछ अपने लिए भी करना चाहती हैं। ऐसी ही स्त्री की कहानी है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता कहानी शुरू होती है प्रिया के 48 वर्षों के सफर से। मतलब प्रिया, ये जो कहानी है, ये उपन्यास है, एक फ्लैशबैक की स्थिति में चलता है। मतलब कहा जाए कि जब प्रिया अपने 48 उम्र के 48वें पड़ाव पर होती है, तो वो ट्रैवलिंग कर रही होती है अपने बिजनेस के कारण, या उसे हमेशा ट्रैवलिंग करना पड़ता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करती है, वो भारतीय कलाकृतियों का एक्सपोर्ट करती है, वही उसका बिजनेस है। तो वो जब सोचती है तो उसे धीरे-धीरे अपने बचपन, जवानी और किस स्थिति में वो किस तरीके से अपने जीवन के 48 साल पूरे किए हैं, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में उसे याद आता है। और वही छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर ये पूरा उपन्यास बना है। तो इस उपन्यास में हम उसी सारांश की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रिया का जीवन रहा, कैसे प्रिया का जीवन बीता और किन स्थितियों को पार करके वो एक बिजनेस वुमन बनी और वो अपनी परिस्थितियों से किस तरीके से खुश है। प्रिया, जो कि अपने माता-पिता की सबसे छोटी संतान थी, वो 6 भाई-बहन थे और उसमें सबसे छोटी प्रिया थी। जब प्रिया का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने सोचा था कि पुत्र होगा, लेकिन प्रिया का जन्म होता है, जिस कारण वो बहुत दुखी होती है और उसके जन्म के बाद उसकी माता शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी बीमार होने लगती हैं। पुत्र की चाह थी प्रिया के होने के कारण, वो प्रिया को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और कभी भी उसे एक माँ का प्यार नहीं देती हैं। हमेशा उसे डाँटना, खुद से दूर रखना और उसकी तुलना दूसरों से करना, ये प्रिया की माँ का स्वभाव होता है, कभी भी उसे प्यार नहीं देती। प्रिया कहती है कि माँ का प्यार क्या होता है, ये मैंने दाई माँ से समझा। मतलब जो दाई माँ होती है, उनके घर की एक नौकरानी, वो प्रिया को एक माता की तरह प्रेम करती है और उसके जीवन के सारी घटनाओं से जुड़ी हुई जो हैं, वो दाई माँ हैं, उसकी माँ नहीं। क्योंकि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसके भाई-बहनों ने उसे टीज़ किया, बुरा किया, तो उसे सँभालने के लिए दाई माँ होती हैं। जो उसकी खुद की माँ है प्रिया की खुद की माँ, वो हमेशा उसे डाँटती हैं। डाँटना, पीटना, ये सब प्रिया के साथ बचपन से ही होता रहा है। प्रिया कहती है कि मैं बेशक से एक बड़े घर की बेटी रही, लेकिन मेरा जीवन हमेशा अभावों में ही गुज़रा। वो जब साढ़े 9 वर्ष की उम्र में होती है तो उसके पिता का देहांत हो जाता है। वो हमेशा अपना उ का काफ़ी समय तक वो विश्वास नहीं कर पाती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो अपने घर के सीढ़ियों पर बैठी हुई सोचती है कि पिता शायद वापस आ जाएँ और उसे फिर से वैसा ही प्यार मिले पिता से। पर ऐसा होता नहीं है, धीरे-धीरे उसे विश्वास होने लगता है कि पिता अब नहीं आएँगे। और उसी बाल्यकाल में, उसी बचपन में उसके साथ एक बहुत बुरी घटना होती है, जो कि उसके बड़े भाई द्वारा किया जाता है। उसका बड़ा भाई उसका शोषण करता है और लगातार करता ही रहता है। एक बार जब पहली बार उसके बड़े भाई ने प्रिया का शोषण किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो प्रिया के पैंटी में खून लगा हुआ था। उसे देखकर दाई माँ अचंभित हो गई और उन्होंने सोचा कि इतनी कम उम्र में बच्ची को मासिक धर्म शुरू हो गया। तो ये देखकर प्रिया ने कहा दाई माँ से कि ये वो नहीं है दाई माँ, जो माँ को हर महीने होता है। ये तो बड़े भैया के कारण है।
तो दाई माँ ये सुनकर चौंक जाती है और प्रिया से कहती है कि बिटिया ये बात किसी और को मत बताइयो, खुद तक ही छुपा कर रखियो। तो प्रिया कहती है मैं माँ को क्या मैं माँ को भी ना बताऊं? तो दाई माँ मना करती है और यही स्थिति प्रिया के साथ चलती रहती है। जब जब तब प्रिया का बड़ा भाई प्रिया को शोषित करता रहता है, जिस कारण उसका जो टीन एज है वो बहुत जल्दी आ जाता है, उसका बचपन बहुत जल्दी खो जाता है। 10 वर्ष की ही अवस्था में उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जबकि जो उससे थोड़ी बड़ी उसकी बहन सरोज है, जिसे माँ का बहुत लाड प्यार मिलता है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। प्रिया सांवली है, इसलिए उसे कभी वो तवज्जो नहीं मिलती, सरोज को मिलती है। उसको भी मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होता और प्रिया को हो जाता है 10 वर्ष की उम्र में। और वो शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट रहती है। ये देखकर प्रिया की माँ हमेशा उसे खाने को लेकर, पीने को लेकर टोकती रहती है और उसे हमेशा कहती रहती है ऐसे मत रहो, अब तुम बच्ची नहीं हो, ये वो मतलब सुनाना प्रिया की माँ का प्रिया को काम हो जाता है। प्रिया कहती है कि मैं इस घर में एक दलित वर्ग की तरह हूँ, मेरा जीवन मेरे और मेरे छोटे भाई का जो जीवन है वो दलित वर्ग की तरह है, क्योंकि हमें खाने के लिए महँगी सब्जियाँ नहीं मिलती, महँगे फल नहीं मिलते, ये सब महँगी सब्जियाँ और फल तो बड़े भैया, सरोज और बाकी लोगों के लिए है। तो इस तरीके से प्रिया अपनी स्थिति का वर्णन करती है। जब प्रिया कॉलेज में जाती है तो वो बड़े भाई द्वारा किए गए कार्यों से बहुत दुखी होती है और अब सोचती है कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, तो वो स्टैंड लेती है। वो अपने बड़े भाई से कहती है कि अगर आपने फिर से मेरे साथ इस तरह कुछ किया तो मैं छत से कूद कर आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन जब प्रिया अपने कॉलेज के दौरान में अपने प्रोफेसर मुखर्जी के संपर्क में आती है, उस समय तक कहीं न कहीं उसके मन से अपने शरीर के प्रति और जो आदमियों के प्रति एक घृणा थी, वो थोड़ी कम होने लगती है और वो प्रोफेसर मुखर्जी को अपना शरीर अपनी आत्मा सौंपती है। लेकिन प्रोफेसर मुखर्जी भी उसे धोखा कर देते हैं, सिर्फ़ उसका उपयोग करते हैं और बाद में किसी और स्त्री से विवाह कर लेते हैं। इस बात को सोचकर प्रिया पूरी बिल्कुल टूट जाती है और वो खुद को बहुत कोसती है और उसे मतलब अपने ऊपर भी गलानी होती है और आदमियों से आदमी की जो इस तरीके की मानसिकता है पुरुष की, उससे उसे बहुत चिढ़ होने लगती है। वो एक तरीके से कहा जाए कि बस जी रही होती है, उसके जीवन का कोई ऐसा ध्येय नहीं होता, क्योंकि उसे ना घर में सम्मान मिलता है, ना बाहर सम्मान मिलता है। उसके बल्कि जो सरोज उसकी बहन है, सब उसे हमेशा कहते हैं कि ये तो डॉक्टरी कर रही है, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो इस तरीके से उसका जीवन बीतता ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसके विवाह की बात नरेंद्र से चलती है। नरेंद्र एक बहुत ही अमीर मारवाड़ी परिवार का बेटा है, इकलौता पुत्र है और बहुत अमीर है। ये सुनकर, ये देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है कि इतने बड़े परिवार के लिए प्रिया का रिश्ता आया है और प्रिया का विवाह हो जाता है। प्रिया उस वक़्त थोड़ी-सी सुकून की साँस लेती है कि चलो अब मेरा घर होगा। लेकिन ये भ्रम भी प्रिया का बहुत जल्दी टूट जाता है। जब वो नरेंद्र के घर जाती है तो देखती है कि नरेंद्र एक पशु है, एक एनिमल की तरह उसका जीवन है, सिर्फ़ खाना और सेक्स करना, बस ये नरेंद्र के जीवन में है। उसके अलावा उसे कोई और मतलब नहीं है प्रिया से। वो हर वक़्त प्रिया को प्रताड़ित करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, बस इतना ही उसे मतलब था, हर वक़्त प्रिया से यही बातें करता था। प्रिया चाहती थी कि 2 पल रुक कर या बैठकर वो शांति से कुछ और बातें करें, कहीं घूमें, अगर वो अमेरिका या फिर कहीं बाहर विदेश यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ अपने कमरे से निकल कर कुछ और करें। कहीं एक्सप्लोर करे, लेकिन नरेंद्र ऐसा नहीं था, उसे खाना और प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना इतना ही उसका पसंदीदा काम था। इसके अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था। प्रिया इस लाइफ से ऊब चुकी थी।
नरेंद्र के साथ इस तरीके की लाइफ वो नहीं चाहती थी, लेकिन पर चल रहा था उसका जीवन। यहाँ तक कि नरेंद्र ने उसे खर्चे के लिए जो 5,000 रुपए देता था, उसका भी उसे पाई-पाई का हिसाब माँगता था। इस बात से प्रिया बहुत चिढ़ जाती थी कि मैं बड़े घर की बेटी रही, बहू रही, सिर्फ नाम का। मैं कभी अपने हिसाब से ना तो मैं खा पाई, ना पैसे खर्च कर पाई। ये चीज़ उसे घुटन की तरह उसके जीवन में उतरती रहती है। मतलब उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ कहने के लिए वो सब कुछ है पर है कुछ नहीं। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा होता है, लेकिन जो नरेंद्र है वो विदेश यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा ललायत रहता है, इसलिए वो एक एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करता है, वो भी प्रिया के नाम पे। लेकिन प्रिया के लिए वो एक मौका होता है खुद को साबित करने का, और प्रिया उस एक्सपोर्ट को, उस व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देती है, दिन रात उसमें लगकर मेहनत करके उसे बढ़ाती है। नरेंद्र को ये देखकर बहुत चिढ़ होता है, और नरेंद्र उस पे जब तब गुस्सा करता है, और उस पे लालछन लगाता है, उसके ऊपर न जाने कितनी ही बातें ऐसी कहता है जो प्रिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसी दौर में प्रिया एक बार लंदन जा रही होती है, तो नरेंद्र उससे कहता है कि अब की बार अगर तुम विदेश यात्रा के लिए गई तो तुम घर पर वापस लौट कर नहीं आओगी। लेकिन प्रिया उस समय नरेंद्र से झगड़ा करने के बजाय चली जाती है लंदन, और वापस लौटते वक्त वो सोचती है क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, पर प्रिया लौट कर जाती है। और जब वो लौट कर जाती है तो वहाँ नरेंद्र उसे मिलता है, उससे नरेंद्र की झड़प होती है, हाथापाई होती है, और नरेंद्र उससे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। प्रिया अपने जीवन को, अपने संबंधों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, हर समय कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं भी बचा नहीं पाती, क्योंकि ना नरेंद्र उसे बचने देना चाहता है। यहाँ तक कि जो उसका पुत्र संजू है, उसे भी पता है कि वो अगर लड़ाई भी करे तो भी कोर्ट उसके पास संजू को नहीं भेजेगा, वो भी उसके पिता की कस्टडी में ही भेजेगा। तो अंत में देखते हैं कि प्रिया के सारे संबंध उससे छूट जाते हैं। उसके मायके वाले तो पहले ही उससे मुँह मोड़ चुके होते हैं, क्योंकि नरेंद्र से जब भी लड़ाई होती थी तो प्रिया को ही गलत ठहराया जाता था। समाज की एक स्थिति ये बहुत बुरी स्थिति है कि आदमी सुंदर है और बहुत तरक्की है, बहुत पैसे वाला है, तो स्त्रियों की बात नहीं सुनी जाती। उसमें सब गुण ही गुण होते हैं, और सारे अवगुण एक स्त्री के अंदर होते हैं। यही बात प्रिया के साथ भी होती है, हमेशा उसके अंदर अवगुण ही लोग देखते हैं और उसे उसकी सुनी नहीं जाती। लेकिन उस बुरे वक़्त में जो उसका प्रिया का साथ देते हैं, वो होती है नरेंद्र की सौतेली माँ तिलोत्तमा और उसकी बहन नीना। तिलोत्तमा और नीना की लाइफ ऐसी होती है कि वो नरेंद्र के पिता की दूसरी पत्नी होती है, लेकिन उसे कभी नरेंद्र और नरेंद्र की माँ अपनाते नहीं हैं, हमेशा उसे दुखी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और समाज के से बाहर ही रखते हैं। लेकिन जो प्रिया है वो उनके दुःख को समझती है और उन्हें छोटी माँ की तरह संबोधित करती है, छोटी माँ कहती है। वही अपने कहने बेचकर प्रिया को व्यापार में स्टेबल होने में मदद करती हैं, और नीना हर वक़्त प्रिया की मदद करती है। और प्रिया के उपन्यास में 2 फ्रेंड हैं जो हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं, फिलिप और जूडी, जो कि उसे व्यापार के दौरान में मिलते हैं, लेकिन वो उसके बहुत अच्छे मित्र बनते हैं, और फिलिप ही प्रिया को कहता है कि उसे अपनी डायरी लिखनी चाहिए, और जो भी उसके साथ हुआ है, किस तरीके से उसने समाज से लड़कर अपनी तरक्की का रास्ता खोला और कैसे वो एक अच्छा व्यापार कर रही है, खुद के जीवन को सफल बना रही है, उससे लोगों को बाकी स्त्रियों को प्रेरित करना चाहिए। इस तरीके से फिलिप उसे कहता है, और प्रिया उसी डायरी को लिखने के विचार में, उसी डायरी को लिखने की जर्नी में ये छोटे-छोटे पोर्शन में अपने जीवन को सोचती है। आप यहाँ पर देखोगे कि छोटे-छोटे स्थितियों में फ्लैशबैक चल रहा है। उसमें कोई एक कड़ी नहीं है कि बचपन से शुरू होके जवानी तक जा रही है। पहले उसमें
आप देखेंगे कि नरेंद्र से उसकी स्थितियां हो रही हैं, फिर उसमें उसके भाई ने उसके साथ क्या किया, फिर बचपन आ रहा है, फिर जवानी आ रही है, तो इस तरीके से। लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बातें एक दूसरे से बातें जुड़ नहीं रही। अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हुई ऐसे लगता है कि बस एक छोटे छोटे प्रिया जो है अपने छोटे छोटे बैठे बैठे खो जा रही है, सपनों में चली जा रही है और अपनी बातों को सोच रही है। इस तरीके से पूरा उपन्यास आगे बढ़ता है और प्रिया अंत में कहती है कि मैं अपने इस जीवन से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने जीवन में इतना सब कुछ पाया है और मैं अपने इस पूरे जीवन को अच्छे तरीके से देखती हूँ और जी रही हूँ। इतने संघर्षों के बाद भी मैं टूटी नहीं हूँ, मैं जी रही हूँ। ये प्रिया की खुशी है और प्रिया अपने आप को खुश नसीब समझती है कि वो इन सब चक्रव्यूह से, इस सब चीज़ों से ऊपर उठी और बाहर आई और अपने आप को सँभाल पाई। ये इस उपन्यास की प्रिया है। तो आपको इस उपन्यास का सारांश कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला आप किस उपन्यास के सारांश के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी उपन्यास का उसका ना तो कथा वस्तु, ना शिल्प वस्तु मैं आपको नहीं समझाना चाहती। इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, जो आपको उपन्यास की कथा वस्तु, शिल्प वस्तु और उसमें क्या विचार लेखक के हैं, ये समझा रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको उपन्यास के सारांश से अवगत करवाना चाहती हूँ ताकि आप इस उपन्यास के सारांश को सुने और फिर आपके अंदर भी इच्छा जगे उपन्यास को पढ़ने की। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। धन्यवाद।